नेक्स्ट पढ़ना है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। कुछ आइडिया है ये क्या होता है? वेज एंड मीन्स एडवांसेस, कुछ भी आइडिया है? देखो, अग्रीमेंट समझते हो तो वेज एंड अग्रीमेंट नहीं पता? टर्म्स एंड कंडीशंस होती है ना किसी भी दो पार्टी के बीच में, जिसके अकॉर्डिंग वो लोग का पैसा लेन देन या कोई भी काम का लेन देन होता है, दैट इज़ अग्रीमेंट। और क्या होता है? तो अग्रीमेंट होता है स्टेट गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट और आरबीआई के बीच में। ठीक है, अग्रीमेंट क्या है? इन केस कभी शॉर्ट टर्म के लिए स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो वो आरबीआई से उधार ले सकता है। कौन सी कंडीशन में? इन केस अब जैसे टैक्स हम लोग भरते हैं, ठीक है, टैक्स भरते हैं तो रेवेन्यू जाती है गवर्नमेंट के पास। अब इन केस टैक्स भरने की जो डेट रहती है वो ऑलमोस्ट एट द एंड ऑफ मंथ होती है। अब एंड ऑफ मंथ के पहले अगर कभी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए और उसको अपने एक्सपेंडिचर के लिए पैसे चाहिए, ठीक है, इस केस में क्या है, कुछ दिनों में उसके पास पैसे आ जाएंगे रेवेन्यू से, लेकिन अभी एट प्रेजेंट उसके पास पैसे नहीं है। इस केस में आरबीआई जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट को या स्टेट गवर्नमेंट को शॉर्ट टर्म लोन प्रोवाइड करती है, ठीक, और उसमें वो इंटरेस्ट रेट लेती है। समझ आया इतना? अब वेज एंड मीन्स एडवांसेस में क्या होता है, ऐसी सिचुएशन ऑकर होने वाली है ये गवर्नमेंट को पहले से पता होता है, तो इन द स्टार्टिंग ऑफ ईयर वो लोग एग्रीमेंट करके रख लेते हैं कि आने वाले टाइम पे मुझे आपसे 30,000 करोड़ रुपीज़ की ज़रूरत होने वाली है। ठीक है, तो एक बार मैं एग्रीमेंट कर लिया कितने का? 30,000 करोड़ रुपीज़ का। ठीक, अब इन केस इन द मंथ ऑफ फेब्रवरी, मिड फेब्रवरी सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पैसे ख़त्म हो गए, ठीक है, और उसके पास 15 फरवरी को ख़त्म हुए और 20 फरवरी को उसके पास रेवेन्यू आ जाएगी, मतलब उसके पास 5 दिन के एक्सपेंडिचर के लिए पैसे नहीं है, राइट। तो ये 5 दिन के एक्सपेंडिचर के लिए उसको कितने पैसे की ज़रूरत है वो गवर्नमेंट कैलकुलेट करती है। सपोज़ करो उसको 5 दिन के लिए 2000 करोड़ चाहिए, ठीक, तो ये 2000 करोड़ रुपीज़ जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आरबीआई से मांग लेगी। किस में से? ये जो 30,000 करोड़ का एग्रीमेंट हुआ है उसमें से 2000 करोड़ आरबीआई सिंपली ट्रांसफ़र कर देगी सेंट्रल गवर्नमेंट को, और फिर उसकी जो लिमिट है वो रिड्यूस होके हो जाएगी 28,000 करोड़। समझे? तो ये जो एग्रीमेंट होता है ये होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस, ठीक। अब इन केस सेंट्रल गवर्नमेंट जो लोन प्रोवाइड करती है आरबीआई सेंट्रल गवर्नमेंट को करती है 10 डेज़ के लिए, ठीक, 10 डेज़ के लिए लोन प्रोवाइड करती है। इन केस अगर गवर्नमेंट 10 डेज़ से पहले ही अपना जो लोन का अमाउंट है वो ख़त्म करने लगती है, 75% ऑफ अमाउंट अगर 10 डेज़ से पहले ख़त्म हो जाता है तो आरबीआई सिंपली उनको एक नोटिफिकेशन प्रोवाइड कर देगी कि आपने अपने पैसे ख़त्म कर लिए हैं, अब आप मुझसे और मांगोगे तो आप ही के ऊपर बर्डन बढ़ेगा। इससे बेटर क्या है, गवर्नमेंट क्या कर सकती है, सेंट्रल गवर्नमेंट टी बिल्स इशू कर सकती है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ बेच सकती है, उससे पैसा रेज कर सकती है, शॉर्ट टर्म बिल्स हैं वो, तो आरबीआई सिंपली बोलेगी कि आप सिंपली टी बिल्स इशू करो, ट्रेजरी बिल्स, और उससे पैसा रेज करो और सिंपली अपने एक्सपेंसेस चलाओ बचे कुछ दिन के लिए, ताकि आपका ये जो लिमिट है ये जल्दी एग्जॉस्ट ना हो जाए, ठीक। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पता है। अब जब स्टेट गवर्नमेंट की बारी आती है तो स्टेट गवर्नमेंट के पास टी बिल्स इशू करने का पावर है क्या? नहीं है। तो स्टेट गवर्नमेंट के केस में आरबीआई 3 मंथ्स के लिए देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए 10 डेज, स्टेट गवर्नमेंट के लिए 3 मंथ्स, ठीक। अब इन केस 3 महीने से पहले अगर उन्होंने पैसे ख़त्म कर लिए, 3 मंथ की जगह 1 मंथ में उन्होंने ख़त्म कर लिए,
तो आरबीआई उनको और पैसा भी देती है, मतलब आप और ले लो, लेकिन उस केस में जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो ±2% रहेगा। मतलब विद इन दैट क्वार्टर अगर फिर से स्टेट गवर्नमेंट ने मांगा तो उस केस में आरबीआई पैसा दे देगी, बट इंटरेस्ट रेट जो पहले वाला इंटरेस्ट रेट था उससे ±2% में रहेगा। ठीक, अगर तीसरी बार उन्होंने फिर से मांगा तो फिर से आरबीआई प्रोवाइड करेगी, लेकिन इस केस में इंटरेस्ट रेट हो जाएगा, जो इंटरेस्ट रेट था उसका ±5%। समझ आया? ये होता है वेज एंड मीन्स एडवांसेस। क्लियर है? ये कुछ डाउट है इसमें, कुछ कंफ्यूजन है? लिख लिया? चलो नेक्स्ट। अच्छा, ये जो इंटरेस्ट रेट रहता है ना जिसमें गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है वो होता है रेपो रेट। यूजुअली रेपो रेट के इंटरेस्ट रेट में ही गवर्नमेंट को प्रोवाइड होता है पैसा। सेकेंड टाइम पे रेपो रेट ±2%, थर्ड टाइम पे ±5%। ठीक, नहीं वो विद इन 3 मंथ्स के लिए ही है। 3 मंथ्स के बाद तो फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वार्टर चालू हो जाएगा, तो उसके लिए तो सेपरेट अग्रीमेंट रहेगा। हाँ, क्लियर है ये? चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर पैटर्न ऑफ गवर्नमेंट। अभी करेंटली क्या एक्सपेंडिचर पैटर्न चल रहा है, मैंने पढ़ाया ये तुम लोग को। 2 अकाउंट्स पढ़ाए हैं, रेवेन्यू अकाउंट, कैपिटल अकाउंट। उसमें गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर पढ़ा है? नहीं पढ़ा है? क्या है? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर पढ़े हो ना? तो करेंटली वही एक्सपेंडिचर पैटर्न फॉलो हो रहा है, लेकिन बिफोर मतलब 2016-17 से पहले कोई और एक्सपेंडिचर पैटर्न फॉलो होता था जो तुम लोगों ने बहुत नाम सुना होगा, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर। ठीक है, 1951 से ये चालू हुआ था, टिल 2016-17 चला था। ठीक, प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर बोलते थे। प्लान्ड एक्सपेंडिचर क्या होता है? प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो पहले से बजट में डिक्लेयर हो चुका है कि खर्चा करना है। और नॉन प्लान्ड सडनली ऐसी सिचुएशन अराइज हो गई है कि हमको करना ही पड़ेगा उसमें। देखो होता क्या है, बजट कितने साल पहले हम लोग क्या फॉलो करते थे? 5 ईयर प्लान्स। ठीक, मतलब कोई भी प्लानिंग होती थी वो 5 साल के लिए होती थी, उसी के अकॉर्डिंग बजट डिज़ाइन होता था। ठीक, तो होता क्या था, जैसे कोई प्रोजेक्ट्स है जिसका टेन्योर, मान लो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट है जिसका टेन्योर 5 ईयर्स है, मतलब ये 5 ईयर प्लान के अंडर आया। तो इस टाइप के प्रोजेक्ट्स को जो विद इन 5 ईयर्स कंप्लीट हो जाते थे उनको हम लोग प्लान्ड एक्सपेंडिचर में डाल देते थे। ठीक, अब जैसे कोई एक्सपेंडिचर है जिसका टेन्योर मोर देन 5 ईयर्स है, जैसे 6 ईयर का प्रोजेक्ट है, 7 ईयर का एक प्रोजेक्ट है जिसका पता नहीं है कि वो ख़त्म कब होगा, 5 ईयर के अंडर नहीं होने वाला है,
तो उसको हम लोग डाल देते थे नॉन प्लान्ड में, ठीक। और जो हमारे सडन एक्सपेंसेस हुआ करते थे, अचानक से कोई खर्चा हो जाए, तो उन सारी चीज़ों को नॉन प्लान्ड में। समझ आया? तो सिंपली अगर देखा जाए तो प्लान्ड एंड नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर यही है, ठीक है। पहले प्लान्ड क्या है? जिसका बजट में जिक्र हो, जो मेंशन्ड हो बजट में, और नॉन प्लान्ड जो बजट में मेंशन्ड नहीं है। इतना क्लियर हुआ? डेफिसिट नहीं कहलाएगा, एक्सपेंडिचर ही है वो। डेफिसिट कैसे हो जाएगा? तो वो प्लान्ड नहीं है, ठीक है, बट हो तो एक्सपेंसेस ही रहे हैं ना, डेफिसिट कैसे क्रिएट हो जाएगा? क्या पता उससे एसेट क्रिएट हो रहा है कि नहीं। मान लो वो प्रोजेक्ट किसी हाईवे कंस्ट्रक्शन का है, तो आगे चल के तो उससे एसेट ही क्रिएट होगा ना, तो फिर वो डेफिसिट कैसे कहलाएगा? समझे? ठीक। तो 2017-18 ऑनवर्ड्स ये कन्वर्ट हो गया रेवेन्यू और कैपिटल अकाउंट में, और अब इस टाइप का कोई डिफ्रेंशिएशन नहीं होता कि ये प्लान्ड है या नॉन प्लान्ड है, ये बजट में मेंशन है कि नहीं है। अब सिंपली रेवेन्यू जो डे टू डे एक्सपेंडिचर है, और कैपिटल जो वंस इन अ वाइल एक्सपेंडिचर है। क्लियर हो गया? दोनों के अंदर आता है, रेवेन्यू और कैपिटल दोनों के अंदर आता है। क्या चीज़? ये एक्सपेंडिचर जो हो रहे होता है नॉन प्लान्ड, ये पहले फॉलो होता था। तो मैम तो अभी करेंटली ये कैपिटल एक्सपेंडिचर कैपिटल में आता है कि रेवेन्यू? दोनों में आता है। अब सिंपली ऐसा हो गया ना, जो शॉर्ट टर्म वाला है, जो डेली बेसिस खर्चा है, उसको रेवेन्यू में डाल दिए। हाँ, अब ऐसे हो गया। ठीक है। तो 2017 में अगर देखें तो जो एक्सपेंडिचर था गवर्नमेंट का, प्लान्ड एक्सपेंडिचर, वो अप्रॉक्सीमेटली 5.5 लाख था। ठीक है, ये प्लान्ड एक्सपेंडिचर है। और नॉन प्लान्ड एक्सपेंडिचर जो था वो था तुम्हारा 14.28 लाख। इसे क्या समझ आ रहा है? हमारे देश में नॉन प्लान चीज़ें ज़्यादा होती हैं। ठीक है, 5 ईयर टर्म वाले प्रोजेक्ट्स कम होते थे। क्लियर हो गया ये? नेक्स्ट FRBM एक्ट। फुल फॉर्म क्या है इसका? लिखवाई तो थी। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003। लिखवाई थी ना? वेरी गुड। अब लिख लो। लिख लिए? अब बताओ फिस्कल का मतलब क्या होता है? फिस्कल मतलब क्या होता है? इतनी देर से फिस्कल पॉलिसी पढ़ रहे हो, क्या है फिस्कल? और बजट में क्या रहता है? फिस्कल मतलब इनकम प्लस एक्सपेंडिचर, ये है फिस्कल। तो फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब क्या होगा? मतलब कि जो इनकम हो रही है, जो एक्सपेंसेस हो रहे हैं, उसको रिस्पॉन्सिबली करना, दैट इज फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक,
इसका मतलब है रिस्पॉन्सिबल तरीके से इनकम और एक्सपेंडिचर करना। ठीक, बजट सेम चीज़, इनकम एंड एक्सपेंडिचर, उसका मैनेजमेंट करना। ठीक है, तो ये एक्ट सिंपली क्या बताता है, गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस और इनकम को कैसे रिस्पॉन्सिबल तरीके से मैनेज करना है। ठीक है, अब देखो सिंपली होता क्या था, पहले के टाइम पे जो एक्सपेंसेस थे गवर्नमेंट के बहुत आए बाएँ थे। ठीक है, मतलब जो सिंपली एमपीज़ होते हैं ना, अगर उनको एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाना है तो वो लोग प्राइवेट जेट बुक करके जाते थे, जिसमें इतफरात पैसा खर्च होता था और पूरा गवर्नमेंट देती थी। ठीक, इस टाइप के एक्सपेंसेस थे, मतलब बेमतलब की चीज़ों में ज़्यादा खर्चे होते थे। तो उसकी वजह से क्या होता था, हमारे जो डेफिसिट्स हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। एक्सपेंडिचर ज़्यादा रहेगा, इनकम कम रहेगा, क्या बढ़ेगा, तो डेफिसिट बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे। और ये मनमोहन सिंह गवर्नमेंट थी, उस टाइम की बात है। तो उन्होंने एक मतलब एक्सपर्ट्स जो रहते हैं इकोनॉमिक्स के, उनको बुलाया, उनसे सजेशंस लिए। तो उन्होंने सिंपली ये सजेस्ट किया, तो आप अपने एक्सपेंसेस को कंट्रोल करिए ताकि आपके डेफिसिट कंट्रोल हो सके। अब एक्सपेंसेस कंट्रोल कैसे करना है भाई, ठीक है वो एमपी हैं, आप उनको प्राइवेट जेट से मत भेजिए, प्लेन में बिजनेस क्लास होता है उससे भेज दीजिए। मतलब जो प्राइवेट जेट है उसका खर्चा कितना होता है, 5 लाख 7 लाख, और बिज़नेस क्लास की टिकट जस्ट 20,000, पैसा बचा। तो इस टाइप के मेजर्स उन्होंने सजेस्ट किए। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिसमें इस टाइप के मेजर्स की ज़रूरत थी। अब सिर्फ बोल देने से इंडिया में कुछ इम्प्लीमेंट होता नहीं है, तो गवर्नमेंट ने सिंपली एक लॉ पास कर दिया। ठीक, लॉ पास कर दिया और एक्ट बना दिया। अब उस एक्ट ने ये बताया कि किस तरीके से जो पैसा आता है उसको सही तरीके से यूटिलाइज़ करना है ताकि हमारे डेफिसिट्स कम हो सकें। ठीक, तो FRBM एक्ट में सिंपली सेट्स ऑफ रेगुलेशंस रहते हैं जो हम लोगों को विद इन अ टाइम पीरियड कंप्लीट करने रहते हैं। ठीक, तो उस टाइम पे उन्होंने 5 साल का टाइम दिया था। मतलब 2013 में ये आया था, 2003 में आया था, और 2008-9 तक का उन्होंने टाइम दिया था कि ये मेजर्स मैं सजेस्ट कर रहा हूँ, आप इसको इम्प्लीमेंट करिए 5 साल में। 5 साल में हम देखते हैं आपके डेफिसिट कितने परसेंटेज में कम होते हैं। ठीक, अब उसके बाद सिचुएशंस ऐसी आई, वॉरफेयर्स हो गए, फेमाइंस हो गए, बहुत सारी चीज़ें हो गई, तो वो चीज़ नहीं हो पाई। ठीक, फिर जब दूसरी गवर्नमेंट आई तो उन्होंने सिंपली क्या बोला, इंडिया जैसी कंट्री में ऐसे एक्ट पास नहीं करने चाहिए जो पॉसिबल ही नहीं है पूरा होना। इस तरीके से जो 5 साल के टेन्योर में चीज़ें होनी थी वो पोस्टपोन होती गई, और अभी भी FRBM एक्ट जो है वो इन ऑपरेशन है, बट इसके टर्म्स एंड कंडीशंस अभी भी हर 5 साल में चेंज हो जाते हैं। मतलब गवर्नमेंट क्या करती है, अगर उनको कोई चीज़ कंप्लीट करनी है 2022 तक, तो ये सिंपली एक डॉक्यूमेंट में वो लोग प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, सब चीज़ ओपन है इंडिया में, डॉक्यूमेंटेशन के थ्रू सारी साइट्स में सब प्रोवाइड कर देते हैं। जब नेक्स्ट ईयर का वो लोग बजट या कुछ भी ऐसा पास करते हैं इसके रेस्पेक्ट में, तो सिंपली वो लोग 22 को 25 कर देते हैं कि हमें ये सेट जो है वो 2025 तक कंप्लीट करना है। तो इस तरीके से चीज़ें पोस्टपोन कर देते हैं या फिर चीज़ों को कम्प्लीटली चेंज कर देते हैं कि हमारा जो गोल था वो ये नहीं था, अब ये था। ठीक है, तो इस तरीके से इसका जो भी एजेंडा था वो या तो पोस्टपोन हो गया या चेंज हो गया। तो अभी भी एक्टिव है बट उतने तरीके से इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसलिए अभी भी डेफिसिट्स बढ़ रहे हैं। तो तुम लोगों ने डेप्थ मीटर देखा था, उसका रीज़न ये है। समझ आया? तो अमेंडमेंट पास किए गए थे इस एक्ट के जो भी गोल्स थे उसको चेंज करने के लिए। तो पहला अमेंडमेंट हुआ था 2012 में। ठीक है, नेक्स्ट अमेंडमेंट पास किया 2015 में, फिर से पास किया 2018 में, और 2018 में जो सेट किया था वो था कि 2022 तक हमें इसे अचीव करना है। अब सिंपली जो इस साल का डॉक्यूमेंट आया था उसमें उन्होंने 2025 कर दिया। हो सकता है नेक्स्ट फिर से अमेंडमेंट पास कर दें। 2012 में अमेंड हुआ था, फिर 2015 में हुआ, फिर 2018 में हुआ, और 2018 वाला अभी चल रहा है।
समझ आ गया FRBM एक्ट? अब लास्ट टॉपिक है पब्लिक डेप्ट। क्या होता है डेप्ट, क्या होता है डेफिसिट? तो पब्लिक डेप्ट का मतलब क्या हुआ? वो पैसा जो गवर्नमेंट ने पब्लिक के नाम पे बोरो किया हो, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट सिंपली। ठीक है, विद इन अ टाइम पीरियड पब्लिक के नाम पे गवर्नमेंट ने जो पैसा बोरो किया हो और उसकी वजह से जो डेप्ट हुआ है, दैट इज़ पब्लिक डेप्ट। समझ आया? तो दूसरी कंट्रीज़ में इसको सॉवरेन डेप्ट भी बोलते हैं। पता नहीं लिखा है कि नहीं, नहीं लिखा है। दूसरी कंट्रीज़ में इसको सॉवरेन डेप्ट बोलते हैं, नेशनल डेप्ट बोलते हैं या पब्लिक डेप्ट बोलते हैं। ठीक, सॉवरेन क्यों बोलते हैं? अगर कोई कंट्री होगी जिसकी जो रहता है ना तुम लोग का प्रियम्बल, उसमें सॉवरेन इज स्पेसिफिक टर्म, तो उस कंट्रीज़ में इसको सॉवरेन डेप्ट भी बोल देते हैं क्योंकि उनको सॉवरेनिटी मेंटेन करनी है। ठीक, नेक्स्ट क्या है? नेशनल डेप्ट, विद इन नेशन डेप्ट इसलिए नेशनल डेप्ट, और पब्लिक से लिया है इसलिए पब्लिक डेप्ट। समझ आया? अब जो डेप्ट होता है पब्लिक डेप्ट दो टाइप का होता है। पहला होता है जो सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट का होता है, ठीक, उसको क्या बोलते हैं? डेप्ट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट। दूसरा होता है जनरल डेप्ट, मतलब सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट दोनों का मिला के जो होगा दैट इज़ जनरल डेप्ट। क्लियर है? अब होता क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ इशू करती है, इतना पता है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ सब सेम चीज़ होती हैं। ठीक, तो दो टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं। पहली होती हैं मार्केटेबल, दूसरी होती है नॉन मार्केटेबल। दो टाइप की सिक्योरिटीज़ इशू होती हैं, पहली मार्केटेबल, दूसरी नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ वो होती हैं जिनको फर्दर रीफाइनेंसिंग के लिए यूज़ किया जा सके। रीफाइनेंसिंग क्या है? ऐसे मत देखो, पढ़े हो तुम लोग मनी मार्केट में सब। जैसे एक बैंक को जरूरत है तो दूसरे बैंक से वो RBI के नाम पे पैसा दे सकता है, मतलब एक ही बिल को वो बार-बार इशू कर सकते हैं। मैम किसी एक अपने बिल को किसी दूसरे बैंक से जैसे लोन चाहिए तो उसी बिल को दूसरे को ट्रांसफर कर सकते हैं लोन्स। दो चीज़ पढ़ाई थी, रीडिस्काउंटिंग, रीफाइनेंसिंग बैंक रेट में। तो रीफाइनेंसिंग में कैसा था, अगर एक ने बी को सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ठीक है, अब वो जो बी है उसको अर्जेंट पैसे की ज़रूरत है, वो सी के नाम पे सिक्योरिटी ट्रांसफ़र नहीं करेगा, बट उसको सिक्योरिटी दे देगा और पैसे ले लेगा, और कुछ समय बाद जाके उसको पैसे दे देगा और सिक्योरिटी वापस ले लेगा। रीडिस्काउंटिंग हाँ, टाइम पीरियड से पहले ही होता है। ठीक, और रीडिस्काउंटिंग में कैसा था, सिक्योरिटी डायरेक्टली सी के नाम पे ट्रांसफ़र हो जाएगी, बी का रोल ख़त्म। ठीक, रीडिस्काउंटिंग। ठीक, तो वो सिक्योरिटीज़ जो रीफाइनेंसिंग के लिए यूज़ होती हैं मार्केट में, वो होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़, और जिनको रीफाइनेंसिंग के लिए यूज़ नहीं किया जाता है वो है नॉन मार्केटेबल। इतना क्लियर हुआ? अब नेक्स्ट चीज़ क्या है, तुम लोगों ने पढ़ा है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, पढ़े हो? पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया पढ़े हो? ठीक, तो कंसोलिडेटेड फंड, अब ये बताओ मुझे, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ को इतना सिक्योर क्यों बोला जाता है? बोलते हैं ना इट इज़ द मोस्ट सिक्योर्ड थिंग इन इकोनॉमी,
क्यों बोलते हैं? ऐसी क्या सिक्योरिटी है उसकी? गवर्नमेंट तो डेप्ट में चल रही है, गवर्नमेंट के पास तो खुद ही पैसा नहीं है, तो फिर वो पैसा दे देगी, क्या गारंटी है? पता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया पता है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में पैसे कहाँ से आते हैं? टैक्सेस से आते हैं। यूज़ कैसे होते हैं? और गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ को पैसा देने के लिए। ठीक, तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में डेली बेसिस में पैसा आता है और कभी कभी जाता है। ठीक, तो ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ रहती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में जो पैसा है उसके बेसिस पे इशू होती हैं, जो मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ हैं। ठीक, मतलब इन केस अगर आगे चल के गवर्नमेंट पैसा नहीं दे पाई तो वो सिंपली कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से निकाल के तुमको पैसा देगी। समझ आया? तो जिसकी गारंटी कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में रखा हुआ पैसा है वो होती हैं मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। समझ आया इतना? अब नेक्स्ट है नॉन मार्केटेबल। अब देखो, पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया एक ऐसी चीज़ है जिससे पैसा निकालने के लिए गवर्नमेंट को किसी तरीके के अमेंडमेंट की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, व्हेन इट कम्स टू कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया तो उससे निकालने के लिए पूरा पार्लियामेंट से परमिशन वगैरह लेनी पड़ती है। ठीक है, तो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से अगर पैसा निकालना है, निकाल लिए, लेकिन वो पैसा किस लिए है? वो हमारा पैसा है जो हम लोग अपने पीएफ से जमा करते हैं। ठीक, अब इसकी क्या गारंटी है कि गवर्नमेंट जो है उससे पैसा निकाल ली, क्योंकि पैसा निकालना आसान है। गारंटी क्या है कि वापस डाल देगी, क्योंकि उसमें पैसा वापस भी तो आना चाहिए, तभी तो लोगों को बाद में पेंशन मिलेगी। तो उस केस में क्या होता है, जब पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया से पैसा गवर्नमेंट निकालती है तो उसके बदले में सिक्योरिटी इशू करती है। ठीक है, और वो सिक्योरिटी सिंपली पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में डाल देती है। मतलब ऐसा हो रहा है कि जैसे ये पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया है, ठीक है, इससे गवर्नमेंट को निकालना है मनी, तो इस मनी के बदले में गवर्नमेंट इसमें सिक्योरिटी डाल देगी कि मैंने इतना पैसा निकाला है, इतना इंटरेस्ट रेट दूंगा, ये ड्यू डेट है। ठीक, तो वो सिक्योरिटीज़ जो इस पैसे के बदले पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में हैं उसको बोलते हैं नॉन मार्केटेबल सिक्योरिटीज़। ठीक है, अब क्योंकि वो पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया में है इसीलिए वो रीफाइनेंसिंग के लिए यूज़ नहीं हो सकती है। अब समझ आया? मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल क्लियर है? अब बात ये है कि पब्लिक डेप्ट जो है वो अच्छा होता है या बुरा होता है? हाँ, अच्छा होता है या बुरा होता है? कैसे? तो डेप्ट है तो वो अच्छा नहीं हो सकता। जापान में डेप्ट 200% है, इवन दो हम लोग से कितना आगे है वो। जो जब एक ना रेशियो होता है डेप्ट टू जीडीपी रेशियो, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग ना सारी कंट्रीज़ की रैंकिंग डिसाइड होती है कि उनके जीडीपी के अकॉर्डिंग उनमें कितना डेप्ट है, उसके अकॉर्डिंग रैंक्स दिए जाते हैं। तो उसमें जापान नंबर 1 में है। जापान नंबर 1 में इंडिया से कम जापान नहीं। हाँ, तो ज़्यादा है, फिर भी जापान देखो कितना डेवलप्ड है, कितना अच्छा कर रहा है। इंडिया में डेप्ट सिर्फ 70% है, फिर भी इंडिया की हालत बुरी है। देखो डेप्ट जो है ना वो अच्छा और बुरा तब तय होता है, डिपेंड करता है कि वो डेप्ट लिया किस लिए है। जैसे अगर डेली एक्सपेंसेस के लिए तुमने डेप्ट लिया तो आगे चल के उस डेप्ट के पैसे से तुम्हें कुछ मिलने वाला है क्या? नहीं मिलेगा। तो इस केस में डेप्ट जो है वो हार्मफुल होता है। जापान ने जो डेप्ट लिया था वो एसेट क्रिएशन के लिए किया था, तो उस पैसे से उसने एसेट क्रिएट किया और अब उसे इनकम मिल रही है और वो टाइम टू टाइम पैसा वापस करते जा रहा है।
इंडिया में बर्डन इसलिए है कि इंडिया में जो डेप्ट लिया गया है वो डेली एक्सपेंसेस के लिए लिया गया है। मतलब हम लोग पैसा ले रहे हैं ताकि हम लोग पुराने लोन के इंटरेस्ट वापस कर पाएँ, समझ रहे हो? तो ये हार्मफुल सिचुएशन होती है, समझ रहे हो? अब तो डेप्ट डिपेंड करता है कि लिया किस लिए है, उस पर डिपेंड करता है कि वो अच्छा है या बुरा है, समझे? ठीक है। तो इंडिया में ऑल दो डेप्ट जो है डेली एक्सपेंसेस के लिए लिया गया है, लेकिन डेप्ट भी ना दो मार्केट से लिया जाता है। पहला होता है डोमेस्टिक मार्केट, दूसरा होता है फॉरेन मार्केट। अगर डोमेस्टिक मार्केट से पैसा उधार में लिया है तो सिंपली तुम अपनी करेंसी वापस करोगे, दैट इज़ ईजी। बट अगर फॉरेन मार्केट से लिया है तो वहाँ तुम रुपीज़ प्रोवाइड कर सकते हो, उसके लिए तुम्हें चाहिए डॉलर्स कमाने पड़ेंगे, तो क्या वो आसान है? इसलिए इंडिया में ऑल्दो डेप्ट ज़्यादा है, हार्मफुल है, बट इंडिया में मैक्सिमम डेप्ट है डोमेस्टिक मार्केट से, इसलिए अभी भी इंडिया इज़ इन अ बेटर पोजीशन, समझे? क्लियर हो गया ये चीज़ें? तो यहाँ से तुम लोग का फिस्कल पॉलिसी ख़त्म। कुछ डाउट है एक बार देख लो पलट के, कुछ डाउट है तो पूछ लो। नहीं समझ आया? पब्लिक डेप्ट मतलब पब्लिक के नाम पे जो गवर्नमेंट लोन्स बोरो करती है फ्रॉम डोमेस्टिक मार्केट और फॉरेन मार्केट, ठीक? तो पब्लिक डेप्ट में दो सिक्योरिटीज़ गवर्नमेंट इशू करती है जिसके बदले में गवर्नमेंट पैसा लेती है। अब दो सिक्योरिटीज़ क्या है? पहली है मार्केटेबल, दूसरी नॉन मार्केटेबल। मार्केटेबल नॉन मार्केटेबल क्लियर है, ठीक? तो अब होता क्या है, पब्लिक डेप्ट अच्छा है या बुरा है ये कैसे एनालाइज करोगे? अब इन केस अगर जापान देखोगे वहाँ का डेप्ट 200% है, ठीक है, वो फर्स्ट रैंक में है। नेक्स्ट तुम्हारा अगर इटली देखोगे तो उसका डेप्ट 150% है। यूएसए का डेप्ट 116% है। मतलब उनके डेप्ट हमारे डेप्ट से बहुत ज़्यादा हैं, हम लोग का सिर्फ 70% है, ठीक? लेकिन उन लोगों ने जो डेप्ट लिया है, जो पैसा उधार लिया है, वो उन लोगों ने एसेट क्रिएट करने के लिए लिया है जिससे आगे चल के उनको रेवेन्यू वापस मिलेगी। और हमने जो डेप्ट लिया है वो डेली एक्सपेंसेस के लिए लिया है। तो जब उससे कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रहा है मतलब वो पैसा सिंपली वेस्ट हो रहा है, ठीक? इसलिए इंडिया का जो डेप्ट है इवन दो वो सिर्फ 70% है लेकिन वो हार्मफुल है। लेकिन अच्छी बात ये है कि हमने जो डेप्ट लिया है वो डोमेस्टिक मार्केट से लिया है, फॉरेन मार्केट से नहीं लिया है। अब जब डोमेस्टिक मार्केट से पैसा लेते हैं तो उनको पैसा हम लोग को सिंपली रुपीज़ में देना है। अगर कुछ नहीं होगा तो आरबीआई करेंसी प्रिंट करेगी और दे देगी। बट अगर फॉरेन मार्केट से लेते हैं तो फॉरेन मार्केट से डेप्ट हमेशा डॉलर्स में मिलता है, ठीक है? अब डॉलर्स हम लोग प्रिंट तो कर नहीं सकते हैं, वो हम लोग को कमाना पड़ेगा। अब उतना डॉलर्स कैसे कमाएंगे, वो डिफ़िकल्ट है। क्योंकि ऑल्दो अगर तुम लोग देखोगे तो ठीक है, बहुत सारे इंडियंस जो हैं वो बाहर जॉब कर रहे हैं, लेकिन कितनी इंडियन कंपनीज़ हैं जो बाहर ट्रेड कर रही हैं? क्योंकि सबसे ज़्यादा रेवेन्यू तो कंपनीज़ प्रोवाइड करती हैं, इंडिविजुअल्स थोड़ी करते हैं। तो इसकी वजह से फॉरेन जो डेप्ट है वो हमें हार्म करता है। लेकिन इंडिया के केस में जो डेप्ट है वो डोमेस्टिक मार्केट से लिया हुआ ज़्यादा है, फॉरेन डेप्ट बहुत कम है। तो इसलिए इंडिया कंपैरेटिवली थोड़ा बेटर पोजिशन में है। अब क्लियर हुआ? नोट्स प्रिंट करके जितना ज़्यादा नोट प्रिंट करेंगे उतना ज़्यादा इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा। तो नोट प्रिंट करना भी तो रिस्की है। अभी आगे इन्फ्लेशन पढ़ोगे ना तो वो समझ आएगा तुम लोग को। इसके बाद टॉपिक इन्फ्लेशन ही पढ़ना है। तो नोट प्रिंट कर सकते हैं लेकिन वो वर्स्ट केस में करते हैं। अगर कहीं से कुछ नहीं हो पाता तो करते हैं, अगर और कहीं से चीज़ें हो जा रही हैं, कहीं से लोन्स मिल जा रहे हैं तो फिर नहीं करते हैं। क्योंकि जितना ज़्यादा तुम करेंसी प्रिंट कर दोगे उतना ज़्यादा पैसा मार्केट में आ जाएगा। अब मार्केट में पैसा आ जाएगा तो इसकी क्या गारंटी है वो सब में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा? तो उससे इन्फ्लेशन क्रिएट होगा ना, महंगाई एकदम से बढ़ेगी। कुछ लोग डिमांड कर पाएंगे, कुछ लोग अफोर्ड कर पाएंगे, कुछ लोग नहीं कर पाएंगे। तो वो हमारे लिए हार्मफुल है।
पढ़ लिए पूरा? कुछ डाउट वाउट है फिजिकल पॉलिसी में? वैट वाला हाँ, वैट वैट, वैल्यू एडेड टैक्स? मतलब वैट अभी नहीं, स्टेट नहीं, डीजल नहीं है, सब जीएसटी में हो गया अब। पेट्रोल डीजल तो नहीं है ना जीएसटी में? पेट्रोल डीजल नहीं है, उसमें लगता है एक्साइज ड्यूटी वगैरह लगती है उसमें। हाँ मैम, और ऐसा क्यों बोलते हैं कि अभी जैसे मैम पेट्रोल डीजल में मैम रेट बहुत अपर है उसका रेट, मैं न्यूज़ में ऐसा पढ़ा था कि अगर उसको क्या बोलते हैं पेट्रोल एंड डीजल को अगर जीएसटी में इंक्लूड कर देंगे तो उसका रेट डाउन हो जाएगा, ऐसा है? क्योंकि तुम लोग का पुराना जो मेथड था, मैंने एक्सप्लेन किया था, उसमें देख रहे थे कैसा पैसा एक्स्ट्रा चला जाता है। और जीएसटी क्या है, वो डेस्टिनेशन बेस्ड टैक्स है, ठीक है। तो हाँ, तो उसको जब बाहर से तुम एक्सपोर्ट करोगे तो बीच में ऑक्ट्रॉइड वगैरह वो सब कुछ नहीं लगेगा उसमें, ठीक। और उसकी वजह से उसके प्राइसेस कम हो जाएंगे। क्योंकि उसके लिए ना, देखो पेट्रोल डीजल एक ऐसी चीज़ है जिसमें गवर्नमेंट की कमाई बहुत है, ठीक है। तो कुछ तो उसके पर्सनल रीजंस हैं जो वो नहीं करता है। नेक्स्ट थिंग ये हो जाती है कि पेट्रोल डीजल का जो पूरा मैकेनिज़्म है, क्योंकि वो हम लोग इंपोर्ट करते हैं, ठीक। तो इंपोर्ट करने के जो मैकेनिज़्म वगैरह है ना, उसके जो खर्चे हैं वो मैनेज करना और उस पूरे मैकेनिज़्म को चेंज करना इज़ क्वाइट अ डिफ़िकल्ट थिंग। करना चाहते हैं बट उसमें जो कंपनीज इन्वॉल्व हैं उनका प्रेशर बहुत है। तो अब वो प्रेशर मैनेज करना, अब भाई कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, सपोर्ट करना है, तो थोड़ा उनको भी मेंटेन करके रखना पड़ता है। तो बहुत सारे ऐसे सर्कमस्टांसेस बन जाते हैं कि चीज़ें हो नहीं पाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल जीएसटी आने में इतना टाइम लग गया, हाँ, तो ऐसी चीज़ें होती हैं, समझे? और कुछ डाउट है? मैम ये बजट को 2021 एंड 21 में एक्चुअल नंबर कौन सा होगा? मतलब मैम जो 3 पॉइंट पर बताया था ना, एक्चुअल नंबर, रिवाइज्ड फिगर एंड बजट डॉक्यूमेंट, हाँ, तो बजट 2021 एंड 22 है, हाँ, उस पे एक्चुअल नंबर कौन सी होगी? 21-22 का है, ठीक। मतलब 2021 अप्रैल से 2022 मार्च, ये जो नंबर्स आएंगे इस पीरियड के, ये तुम्हारे बजट डॉक्यूमेंट के पीरियड हैं, ठीक है। और जो करेंटली चल रहा था ईयर, मतलब इसके 2020 to 21 वो रहेगा रिवाइज्ड एस्टीमेट, ठीक है। और जो प्रीवियस ईयर था 2019 to 20 उसके आएंगे एक्चुअल नंबर। तो मतलब फाइनेंशियल ईयर के बेसिस पे होता है। हाँ, मतलब अभी वाला जो है वो रिवाइज्ड रहेगा, प्रीवियस वाला जो है वो एक्चुअल रहेगा और आने वाला बजट एस्टीमेट्स रहेगा। क्लियर हुआ? कुछ डाउट है? अच्छा, इसके जो क्वेश्चंस डिस्कस करने हैं वो मैं कल करूँगी, ठीक है, क्योंकि आज मैं वो लाने ही भूल गई हूँ मैं। कोई डाउट नहीं है फिजिकल पॉलिसी में? न्यू टॉपिक स्टार्ट करें? इन्फ्लेशन स्टार्ट कर देते हैं। वो तो सर अपलोड करेंगे ना, अपलोड मैं थोड़ी करती हूँ, सर करते हैं। इन्फ्लेशन, अच्छा, ये एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चंस डायरेक्टली नहीं आते हैं, इनडायरेक्टली आते हैं, ठीक है। मतलब इसे रिलेट करके पूछ देगा बट डायरेक्टली इसी से क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक। छोटा टॉपिक है, 2 दिन में कवर हो जाएगा, ठीक। तो इसमें पहले पढ़ना है इसकी डेफिनेशन, नेक्स्ट पढ़ोगे तुम लोग फैक्टर्स क्या क्या है इन्फ्लेशन के,
नेक्स्ट है टर्म्स। ये टॉपिक्स कवर करना है। अच्छा, एक और चीज़ जो फिजिकल पॉलिसी है ना, अब मैंने तुम लोग को सेंट्रल का जितना भी डेटा वगैरह है वो तो बता दिया। जब एग्ज़ाम देने जाओगे तो जो स्टेट का जो बजट आता है, ठीक है, जो छत्तीसगढ़ का बजट आता है और जो छत्तीसगढ़ का इकोनॉमिक सर्वे आता है, उसमें से हमेशा जो रेवेन्यू और एक्सपेंडिचर है गवर्नमेंट का डिफरेंट फील्ड्स में होता है, जैसे फॉरेस्ट्री में हो गया, मिनरल्स में हो गया, कितनी रेवेन्यू ऑब्टेन हुई है विद इन दैट ईयर, उसमें क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल 2020-21 का जो इकोनॉमिक सर्वे है उसमें कितनी रेवेन्यू गवर्नमेंट को मिली है फ्रॉम मिनरल्स डिपार्टमेंट, इस टाइप के क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो जब एग्ज़ाम दोगे उस टाइम पे इन चीज़ों को कवर कर लेना। ठीक, ये पूरा फैक्चुअल डेटा तुम लोग को बजट से ही मिलेगा, तो वो मेरे कराने का कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो इसमें तुम लोग को डेफिनेशन करना है, फैक्टर्स करना है, टर्म्स करना है रिलेटेड टू इन्फ्लेशन, मेजरमेंट करना है, इन्फ्लेशन को कैसे मेजर करते हैं, उसको कंट्रोल कैसे करते हैं, और फिर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं। ठीक, बस इतने टॉपिक्स करने हैं और छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, ईजिली हो जाएंगे। अब बताओ इन्फ्लेशन होता क्या है, डेफिनेशन क्या है? तो सिंपली हिंदी वर्ड बोल रहे हो। चीज़ों की महंगाई बढ़ जाती है तो महंगाई बढ़ जाती है, बोल सकते हैं। देखो इन्फ्लेशन ना दो तरीके से हो सकता है। पहला तरीका ये है कि अगर किसी चीज़ के प्राइस कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होते हैं ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, तो इन्फ्लेशन आ जाएगा। नेक्स्ट चीज़ क्या हो सकती है, जो करेंसी है उसकी परचेजिंग पावर कम हो जाए तो इन्फ्लेशन हो सकता है। परचेजिंग पावर मतलब क्या होता है? हाँ तो बोल दिए, मतलब क्या होता है? पैसे की वैल्यू कम हो जाती है, कैसे? मतलब जितने को मिलना चाहिए वो सामान उससे ज़्यादा में मिल जाता है। देखो सिंपली अगर देखा जाए, पैकेट ऑफ मिल्क कितने का आता है? 25 रुपये का। अभी तुम लेने जा रहे हो तो 25 रुपये का मिल रहा है, कल को अगर तुम जाओ और तुम्हें सेम पैकेट ऑफ मिल्क के लिए 500 रुपये देने पड़े तो तुम सिंपली क्या बोलोगे? अब ये पैसा किसी काम का नहीं है, क्योंकि इसकी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा कम हो गई है विथ रिस्पेक्ट टू चीज़ें। मतलब जो परचेजिंग पावर है पैसे का वो कम हो गया है। अब मैं इतने पैसे में जितनी चीज़ें पहले ख़रीद पाता था अब मैं उतनी नहीं खरीद पाता हूँ। समझ आया? परचेजिंग पावर। ठीक, तो डेफिनेशन ये है कि दो टाइप के होते हैं, दो तरीके से इन्फ्लेशन हो सकते हैं। पहला क्या था? पहला दूसरा, ठीक है, मतलब प्रोडक्ट की जो वैल्यू है वो कंटिन्यूसली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम प्राइसेस इंक्रीज़ हो जाएं या फिर परचेजिंग पावर ऑफ मनी डिक्रीज़ हो जाए। समझ आया? अब फैक्टर्स क्या क्या होते हैं इन्फ्लेशन के? दो ही फैक्टर हैं, डिमांड और सप्लाई। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, ये सब तो पढ़े हो गए। नहीं, मैं इन लोग से बोल रही थी। डिमांड कर्व किसके बेसिस पे होता है, किसके रेस्पेक्ट में होता है? नहीं, मार्केट की डिमांड को बताता है। हाँ, मतलब
कंज्यूमर्स के रिस्पेक्ट में, चीज़ें खरीदते हैं जो लोग उनके रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो सपोज़ करो ये स्केल है, ये डिमांड है और यहाँ पर है तुम्हारी क्वांटिटी, उल्टा लगती, ये प्राइस होगा यहाँ पे और यहाँ डिमांड। जब किसी चीज़ की डिमांड मान लो D1 है, D है और प्राइस P है। अब मान लो अगर प्राइस इंक्रीज होता है तो डिमांड क्या होगी, क्योंकि चीज़ों के प्राइस इंक्रीज हो जाएंगे, लोग कम अफोर्ड कर पाएंगे, विच मीन्स डिमांड कम हो जाएगी, ठीक। तो इंक्रीज, अगर प्राइस P1 इंक्रीज होता है तो डिमांड तुम्हारी हो जाएगी D1, मतलब डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि लोग चीज़ें फिर खरीद नहीं पाएंगे। जब खरीद नहीं पाएंगे तो ऑब्वियसली डिमांड रिड्यूस हो जाएगी। ये फैक्टर समझ आया। नेक्स्ट चीज़, अगर प्राइस डिक्रीज हो जाता है तो क्या होगा, डिमांड इंक्रीज होगी क्योंकि लोग फिर चीज़ें अफोर्ड कर पाएंगे, ठीक। तो ये हो गया तुम्हारा डिमांड D2। तो ये जो कर्व बनता है इसको बोलते हैं डिमांड कर्व। क्लियर है ये? एक्सेप्शन तो हर चीज़ में होते हैं, बट हमें एक्सेप्शन नहीं देखना, हमें सिंपल फार्मूला फॉलो करना है। तो जो डिमांड कर्व है वो डिमांड और प्राइस के बीच में कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है, नेगेटिव रिलेशनशिप, ठीक। नेगेटिव कैसे, इन केस ऑफ इंक्रीज इन प्राइस डिमांड गॉट रिड्यूस्ड, ठीक है, विच इज़ अ नेगेटिव रिलेशनशिप। अब नेक्स्ट है तुम्हारा सप्लाई कर्व। अब जो सप्लाई कर्व होता है ये हमेशा विथ रिस्पेक्ट टू जो तुम्हारे होलसेलर, रिटेलर्स, मैन्युफैक्चरर्स होते हैं जो तुम्हें प्रोडक्ट बेच रहे हैं, ठीक है, उनके रिस्पेक्ट में होता है। तो अगर तुम्हारा ये सप्लाई है और ये क्वांटिटी है, क्वांटिटी नहीं तो प्राइस ही लिख लो। अगर प्राइस P है उस केस में सप्लाई S हो रही है। इन केस अगर चीज़ों की सप्लाई बढ़ती है, ठीक है, सप्लाई बढ़ेगी मतलब लोगों की चीज़ों का दाम बढ़ता है, प्राइस इंक्रीज होती है, तो फिर जो डीलर्स रहते हैं उनको क्या रहता है, इस चीज़ में मुझे ज़्यादा पैसा मिल रहा है, अब मैं इसकी डीलिंग ज़्यादा करूँगा, ठीक। तो अगर प्राइस तुम्हारी इंक्रीज़ होती है P1 में तो सप्लाई भी इंक्रीज़ हो जाएगी S1 में, ठीक। अगर प्राइस और ज़्यादा इंक्रीज़ होगी तो सप्लाई भी और ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाएगी, ठीक। तो ये कर्व बनता है ऐसा, ये होता है तुम्हारा सप्लाई कर्व। इतना क्लियर हुआ? अब ये दोनों कर्व जहाँ पर मिलते हैं उसको कमोडिटी का प्राइस सेट किया जाता है, ठीक। ये मान लो सप्लाई है, ये डिमांड स्केल है, डिमांड कर्व ऐसा है, सप्लाई कर्व ऐसा है। तो ये इस पॉइंट में जहाँ पर डिमांड और सप्लाई कर्व मिल रहे हैं, दिस इज प्राइस फॉर कमोडिटी, ठीक है। ये डिमांड कर्व, सप्लाई कर्व। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो तुम्हारा सप्लाई कर्व है ये कैसा रिलेशनशिप शो कर रहा है, पॉजिटिव रिलेशनशिप, मतलब ऑन इंक्रीज इन प्राइस सप्लाई ऑल्सो गेट्स इंक्रीजेस, ठीक।
अब इन्फ्लेशन में इसका क्या इफ़ेक्ट होता है वो देखते हैं। रब कर दो इसको, बनाओ। ठीक है, तो इन्फ्लेशन कैसे आता है? जब ये डिमांड और सप्लाई के बीच का बैलेंस जो है वो मेंटेन नहीं रह पाता। ठीक है, तो दो केसेस हो सकती हैं। पहली, डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाए कि सप्लाई मैच ना कर पाए। ठीक है, दूसरी, डिमांड सेम रहे और सप्लाई कम हो जाए। दो चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है, तो पहला केस कंसिडर करते हैं जहाँ पर डिमांड इंक्रीज़ हो रही है और सप्लाई कांस्टेंट है। ये कर्व था हमारा। अब क्या हो रही है? डिमांड इंक्रीज़ हो रही है, विच मीन्स जो डिमांड कर्व है वो थोड़ा ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। डिमांड इंक्रीज़ होगी तो डिमांड का जो कर्व है वो ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। तो जो तुम्हारा न्यू डिमांड कर्व बनेगा, अभी क्या था, ये ऐसे था। जो न्यू डिमांड कर्व तुम्हारा बनेगा वो यहाँ पर बनेगा ऐसे। ठीक, तो इसमें क्या हो रहा है? ये डिस्टेंस ज़्यादा है, ये कम है, दिख रहा है? ये तुम्हारा न्यू डिमांड है D1 और ये न्यू सप्लाई S1, ये पुराना डिमांड D और ये S। विच मीन्स क्या हो रहा है कि इवन दो सप्लाई है बट वो डिमांड को मैच नहीं कर पा रही है। अब ऐसा कब होता है? जैसे मान लो डिमांड जो है वो सडनली इन्फ्लेशन आ जाता है, सॉरी नहीं इन्फ्लेशन नहीं आता, हाँ शॉर्टेज हो जाती है सप्लाई की। अब शॉर्टेजेस क्यों होती हैं? जैसे मॉनसून हो गया, ठीक, मॉनसून की वजह से फसल ख़राब हो जाती है, शॉर्टेजेस हो जाती हैं। ठीक है, ऑल्दो डिमांड इंक्रीज़ होती जा रही है बट सप्लाई उतना नहीं बढ़ पा रही है क्योंकि हमारे पास चीज़ों की ही शॉर्टेज है। ठीक, तो इस टाइप की जब चीज़ें आती हैं तो उसकी वजह से सप्लाई मैच नहीं कर पाती है डिमांड को, सप्लाई उतनी ही रह जाती है और डिमांड इंक्रीज़ होती जाती है। क्योंकि कमोडिटीज़ का क्या रहता है, पर्टिकुलरली सीज़न आता है, इस सीज़न में इस चीज़ की डिमांड बढ़ेगी, दूसरे सीज़न में दूसरी चीज़ की डिमांड बढ़ेगी। तो जब सीज़न चेंज होता है तो सप्लाई इंक्रीज़ करनी पड़ती है, ठीक, डिमांड को मैच करने के लिए। बट क्योंकि हमारे पास चीज़ें उतनी अवेलेबल नहीं है तो सप्लाई इंक्रीज़ कर पाएंगे क्या? तो सप्लाई रह गई कांस्टेंट, डिमांड बढ़ गई, तो इसके बीच का डिफरेंस ज़्यादा हो गया, इसके बीच का कम। तो इस केस में क्या हो जाता है कि चीज़ें मैच नहीं हो पाती और डिमांड के इंक्रीज़ की वजह से इन्फ्लेशन क्रिएट हो जाता है। समझ आया? अब नेक्स्ट चीज़ क्या होगी, डिमांड कांस्टेंट रहेगी, सप्लाई डिक्रीज़ हो जाएगी। ठीक, तो हमारा कर्व था ये सप्लाई है, ये डिमांड है। पहला था ऐसे, अब इस केस में क्या हो रहा है, डिमांड सेम रह रही है बट सप्लाई रिड्यूस हो रही है।
मतलब जो सप्लाई है वो S1 यहाँ आ जाएगी, ठीक, क्योंकि ये जो कर्व है तुम्हारा सप्लाई का वो तुम्हारा थोड़ा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, सॉरी लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, ठीक। तो ये कर्व ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो मतलब ये जो मैच करेगा वो यहाँ पर करेगा, न्यू सप्लाई S1 यहाँ आएगी और डिमांड जो है इंक्रीज़ हुई, डिमांड इंक्रीज होगी ना, डिमांड कांस्टेंट है, सप्लाई कम हो जा रही है, तो सप्लाई कम होने की वजह से डिमांड इंक्रीज दिख रही है बट डिमांड कांस्टेंट है, ठीक है। तो ऐसे सिचुएशंस कब आएंगी, अब इन केस फेमाइन आ गया, बहुत बड़ा डिस्ट्रक्शन हो गया, तो उस चीज़ में क्या हुआ, सप्लाई जो होनी चाहिए थी चीज़ों की, अब चीज़ें ही बर्बाद हो गई तो वो सप्लाई बढ़ेंगी कैसे, सप्लाई रिड्यूस हो गई, ठीक है। इन केस अगर कहीं से सामान आ रहा है, बीच में एक्सीडेंट हो गया ट्रेन वगैरह का, तो गया पूरा सामान, विच मीन सप्लाई का शॉर्टेज हो गया, तो उस केस में क्या हुआ, सप्लाई कम हो गई, डिमांड कांस्टेंट थी, तो इस केस में भी इन्फ्लेशन आ जाएगा। समझ आया? तो दो कंडीशंस होती हैं, या तो डिमांड कांस्टेंट रहे और सप्लाई कम हो जाए, या फिर सप्लाई कांस्टेंट रहे और डिमांड इंक्रीज हो जाए और सप्लाई उसको मैच ना कर पाए। आपने पॉइंट बताया था क्रॉप स्टोरिंग का, हाँ, तो क्रॉप स्टोरिंग तो मैं फैक्टर हो सकता है, हाँ होता है, जो अब दो फैक्टर होता है, हाँ वो किस फैक्टर के अंदर, वही सप्लाई के अंदर, सप्लाई की शॉर्टेज कर दिए ना वो लोग, हाँ। समझ आया इतना, फैक्टर्स कैसे इन्फ्लेशन को अफेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आज इतना ही करते हैं, तुम लोग का टाइम हो गया, नोट्स इसके कल मिल जाएंगे, ठीक।